आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉ से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लॉ के नोट्स और नए वीडियोज की अपडेट अपलोड कर दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ड्राफ्टिंग का पहला रूल यही है कि ऊपर आपको क्या है, जगह छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टिकट लगती है जो कि क्या है, कोर्ट फीस कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जगह छोड़नी है। इसके बाद आता है टाइटल, अर्थात किस कोर्ट में आवेदन दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं JMFC की कोर्ट में आवेदन दे रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो उनका नाम लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भोपाल। अब जैसे आप सेशंस कोर्ट में दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, और यदि आपके यहाँ 2 सत्र न्यायाधीश हैं तो प्रथम सत्र न्यायाधीश या द्वितीय सत्र न्यायाधीश, ऐसे आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे JMFC की कोर्ट में दे रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है पार्टीज़ का नाम, मध्य प्रदेश राज्य, ये क्या है, अभियोजन हो गया। विरुद्ध आपके क्लाइंट का नाम, जैसे मेरे क्लाइंट का नाम क्या है, प्यारे लाल है, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। प्यारे लाल क्या है, आरोपी है या अभियुक्त है। इसके बाद आता है प्रकरण क्रमांक, अर्थात केस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस केस के बेहाफ में आप आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना केस नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस केस का नंबर है 4/22 RCT, रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल। RCT पहले लिखिएगा, उसके बाद 4/22 लिखिएगा। मैंने क्या है, गलती से बाद में लिख दिया है। उसके बाद आता है अपराध अंतर्गत धारा, अर्थात जिन धाराओं का अपराध है आपको वो भी मेंशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मारपीट का, गाली गलौज का है तो 294, 323 ये धाराएं मेंशन कर दी। और अब आता है पेशी दिनांक, अर्थात किस तारीख की पेशी पे आप ये आवेदन लगा रहे हैं। तो मान लीजिए आज की पेशी पे लगा रहे हैं तो आज की डेट डाल दीजिए। अब आता है कि किस चीज़ का आवेदन दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम दे रहे हैं 317 CRPC का आवेदन, तो उसका टाइटल डाला जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 CRPC। अब इसके बाद आपको मेंशन करना है कि किसकी ओर से आवेदन दिया जा रहा है, किसके बेहाफ में आवेदन दिया जा रहा है। तो जैसे आप एडवोकेट हैं, आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट के बेहाफ में, तो आप उसका नाम मेंशन करेंगे कि आरोपी प्यारे लाल की ओर से निम्न निवेदन है। आप अपने क्लाइंट का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब पहले पैरा में आपको क्या है, केस की स्थिति बतानी है कि अर्थात केस की पोजीशन, किस पोजीशन पे है केस, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यह कि उपरोक्त प्रकरण आज दिनांक को समक्ष न्यायालय के आरोपी की उपस्थिति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। आपको पता ना हो कि केस किस स्टेज पर है तो आप अग्रिम कार्यवाही वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपको पूरी डिटेल पता है तो फिर आप उस डिटेल के बारे में लिख सकते हैं। अब सेकेंड पैरा में आपको ये रीज़न बताना है कि आपका क्लाइंट क्यों नहीं आ पाया कोर्ट, तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यह कि आरोपी आज अस्वस्थ हो जाने के कारण आज अपने प्रकरण में पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थ है, मतलब वो स्वस्थ नहीं था इसलिए आज कोर्ट नहीं आ पाया। अब थर्ड पैरा में आपको यह बताना है कि उसका ये रीज़न क्या है, सद्भावना पूर्वक है, गुड फेवर में है, उसने कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं किया है। तो यह कि आरोपी की अनुपस्थिति सद्भावना पूर्वक न्यायहित है। और लास्ट में आपको लिखनी है प्रेयर, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्त प्रकरण में उक्त आरोपी
की गैर हाजिरी माफ़ की जाकर उसकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रियंक ढिमोले। अब यहाँ पे आप क्या है अपना नाम मेंशन कर सकते हैं कि उसके बिहाफ में क्या है आप कोर्ट में उपस्थित हैं, आपका क्लाइंट नहीं आ पाया। जैसे मेरा क्लाइंट प्यारेलाल नहीं आ पाया तो मैंने क्या है उसकी ओर से मैं उपस्थित हूँ, तो ये मैंने लिख दिया कि उपस्थिति स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित प्रदान किए जावें। और लास्ट में आ जाएगा स्थान भोपाल, आप अपने स्थान का नाम डाल दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा आज की। और यहाँ पे आपके साइन आएंगे, ध्यान रखिएगा एडवोकेट के साइन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका पक्षकार तो आया नहीं है जो आरोपी क्लाइंट है, तो उसके बिहाफ में क्या है आपने आवेदन दिया है और यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या है 317 का आवेदन जो है तैयार किया जाता है। बहुत ही इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अपने आप बनने लगेगा। आइए अब मेरा सेक्शन देखते हैं। अब सेक्शन आपके बहुत ही इजीली समझ में आएगा। CRPC 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति एवं जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। पहला, इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उन कारणों से अर्थात जो कारण हमने आवेदन में लिखे थे, जैसे प्यारेलाल का स्वास्थ्य खराब हो गया था, अभिलिखित किए जाएंगे अर्थात आवेदन में लिखे जाएंगे, समाधान हो जाता है। किसका समाधान हो जाता है? न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है। मतलब उन्हें लगता है कि सही है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी न्याय हित में आवश्यक नहीं है। मतलब ये पहली 3 लाइन हैं इस सब सेक्शन की, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह अभियुक्त न्यायालय की कार्रवाई में बार बार विघ्न डालता है, अर्थात ऐसा कोई कार्य करता है जिससे क्या है न्यायालय की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है। अर्थात आरोपी कोई विघ्न डालता है तो भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट क्या है उसे अभिमुक्ति दे सकते हैं और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। अर्थात मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ऐसी जांच या विचारण में फिर आगे बढ़ सकते हैं और कार्रवाई के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकते हैं, अर्थात उसे अगली पेशी या उसके बाद की पेशी पर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दे सकते हैं। सेकेंड, यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा रहा है अथवा यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे वह या तो ऐसी जांच या विचारण स्थगित कर सकता है या आदेश दे सकता है कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। अर्थात केस की किसी स्टेज पर यदि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि अभियुक्त का कोर्ट में हाजिर होना अति आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझते हैं तो ऐसे कारणों को लेखबद्ध करेंगे और ऐसी जांच या विचारण क्या है फिर रोक देंगे जब तक कि क्या है अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी अर्थात वो स्वयं कोर्ट में उपस्थित न हो जाए। या फिर ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं कि ऐसे अभियुक्त का मामला क्यों ना अलग से विचारित किया जाए। तो बस इतना ही था CRPC 317। इसकी 3 जो लाइनें दिख रही हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एडवोकेट क्या है इन्हीं के बेस पे एक आवेदन बनाता है 317 के अंतर्गत। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्थायी हाजिरी कैसे होती है CRPC में और CPC में हाजिरी माफ़ी का आवेदन कैसे बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक ढिमोले आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।